सो वेलकम गाइस टू द स्टोरी डेस्क। आज हम आपको आपकी ज़िंदगी में बेहतर परफॉर्म और सक्सेसफुल होने के लिए इस फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच के 13 स्टेप्स टू रिचेस डिस्कस करेंगे, जिन्हें जो कोई भी फॉलो करेगा उसका सक्सेसफुल होना तय है। ऑथर ने ये स्टेप्स हज़ारों लोगों के इंटरव्यू और उनके एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर इन्हें 13 स्टेप्स में समराइज किया है। सो लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, बर्निंग डिज़ायर। ऑथर का कहना है, जो हम सोचते हैं वह तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हमारे अंदर उस थॉट को लेकर एक बर्निंग डिजायर, परसिस्टेंस और डिफाइनाइटनेस ना हो। इसी बात को रिलेट करते हैं एक स्टोरी से। एडविन बार्निस बड़े ही पैशनेट आदमी थे। उनका वन एंड ओनली बर्निंग डिजायर था कि वे थॉमस एडिसन के साथ काम कर सके। और आपने सही समझा, थॉमस एडिसन उस टाइम के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। बार्नेस के पास दो समस्या थी। पहली, वे एडिसन को सही तरह से नहीं जानते थे, और दूसरी, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उनके पास जा सके। और शायद ऐसी प्रॉब्लम्स काफ़ी होती है मेजॉरिटी लोगों को रोकने के लिए। लेकिन बार्नेस की कोई ऑर्डिनरी डिज़ायर नहीं, बल्कि बर्निंग डिज़ायर थी। इसलिए बार्नेस ने मालगाड़ी से अपना सफ़र तय करा और फाइनली एडिसन के साथ मिलने का एक मौका मिला। फर्स्ट इंटरव्यू में उन्हें एडिसन के साथ पार्टनरशिप का मौका नहीं मिला, लेकिन एडिसन के लैब में छोटे मोटे काम करने की नौकरी मिल गई। इस बात को काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन बार्नेस की कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। लेकिन उनके अंदर की बर्निंग डिज़ायर के कारण वे रुके नहीं और एडिसन के साथ पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहे। एडिसन ने एक न्यू डिवाइस, जिसे एडिफोन भी कहा जाता है, उसे इन्वेंट किया था। लेकिन सेल्समैन इस प्रोडक्ट को लेकर एंथुसियास्टिक नहीं थे, क्योंकि इस प्रोडक्ट की सेल्स में काफ़ी एफर्ट्स लगेंगे। बार्नेस ने यही अपॉर्चुनिटी को अपनी तरफ आते हुए देखा और एडिसन से प्रोडक्ट सेल करने की परमिशन ले ली। और फाइनली बार्नेस ने सक्सेसफुली प्रोडक्ट को नेशन वाइड सेल किया और एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। तो दोस्तों, किसी चीज़ को पाने का सबसे पहला स्टेप ही होता है एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर, और एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के साथ आता है खुद का एक स्ट्रॉन्ग फेथ। इसी पर आता है हमारा स्टेप नंबर 2, फेथ। यह एक ऐसी ताकत है इस यूनिवर्स में जो हमें उन चीज़ों के पास ले आती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। ऑथर ने बताया कि बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस हम किस पर यकीन रखते हैं यह मायने रखता है। बुक में बताया गया कि पावर ऑफ फेथ के बेस्ट एग्जाम्पल गांधी जी रहे थे। उनके पास कोई हथियार नहीं थे, बैटरशिप, सैनिक, पैसा, घर, कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास पावर ऑफ फेथ था, जिसने 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस किया। इसलिए जो भी आप डिज़ायर करते हैं उसका पूरा होने का फेथ ज़रूर रखें। अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपने आप को बार बार अपने डिज़ायर्स के बारे में याद दिलाएं। यही है स्टेप नंबर 3, ऑटो सजेशन। आपका कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट बिना ऑटो सजेशन के सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच सकता। यह बात हर दिन दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं और अपनी इस चाहत को आदत बना लें। फिर एक दिन आप देखेंगे कि आपकी यही आदत आपको असल ज़िंदगी में कई मौके देगी और आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। ऑटो सजेशंस के बावजूद भी, लेकिन ऐसा कई बार हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स ना मिले, क्योंकि अगर आप बिना किसी इमोशंस के साथ कोई बात 1000 बार भी दोहराएंगे तो वह वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने का एक ही तरीका इमोशंस होता है, और इसे ऑटो सजेशंस के साथ मिलाने पर आपको डिजायर्ड रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेप, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज 2 तरह की होती है, एक जनरल नॉलेज जो हमें स्कूल से मिलती है और मुश्किल से ही पैसे कमाने के काम आता है, और दूसरा स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी किसी एक स्किल या सब्जेक्ट में मास्टर कर लेना। ऑथर ने बताया कि नॉलेज आपको तब तक अमीर नहीं बना सकता जब तक वह नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड और उसको सही तरीके से प्लान ऑफ एक्शन में चेंज नहीं किया जाए। एग्जाम्पल के लिए हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उन्हें ऑटोमोबाइल्स के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर उन्होंने शिकागो न्यूज़पेपर में कोर्ट में केस फाइल कर दिया, क्योंकि अखबार ने उनके बारे में गलत लिख दिया था। कोर्ट में ट्रायल के दौरान हेनरी फोर्ड से काफ़ी सवाल पूछे गए। वकील यह साबित करना चाहता था कि फोर्ड वाकई में इग्नोरेंट पर्सन है। ऊट-पटांग सवालों से परेशान होकर फोर्ड ने वकील को कहा कि जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हो उनका जवाब देने के लिए मैं अपने एडमैन को बुला सकता हूँ। और आगे बताया कि जब मैं आदमियों को काम पे रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की जानकारी दे,
तो मुझे अपने दिमाग में इतनी जानकारी भरने की क्या जरूरत है। फोर्ड के इस जवाब से कोर्ट में सन्नाटा हो गया और उन्होंने यह बात कहकर साबित कर दिया कि वे इग्नोरेंट पर्सन नहीं बल्कि एक ऐसे आदमी है जिन्हें अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना आता है और वे एक पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर है और उन्हें सक्सेसफुल होने के लिए कोई जनरल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए याद रखिए, एक सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो मगर उसमें एक खास एम्बिशन और पर्सनैलिटी जरूर होती है। और जो इंसान स्कूली पढ़ाई को सब कुछ समझकर सीखना बंद कर देता है वह हमेशा मामूली इंसान बनकर ही रह जाता है। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5, इमेजिनेशन। ऑथर का कहना है कि इमेजिनेशन एक तरीका है कि आप कैसे अपने डिजायर्स और प्लान्स को शेप दे सकते हैं। दुनिया के सारे इन्वेंशंस और एक्सपेरिमेंट्स इमेजिनेशन के थ्रू ही आज पॉसिबल और सक्सेसफुल है। काफी टाइम पहले एक डॉक्टर केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान के क्लर्क से कहा कि उसके पास एक स्पेशल केटल, एक बड़ा वुडन पैडल ताकि केटल के अंदर घुमाया जा सके और एक मैजिकल फार्मूला है और इन तीनों की चीजों की मदद से वह अमीर बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे डॉक्टर को $500 पे करना होगा। और यह सुनकर क्लर्क ने अपनी जिंदगी की सारी सेविंग्स उस डॉक्टर को दे दी और तीनों चीजें खरीद ली। उसने उस कागज पर लिखी चीजों को मिक्स करके मैजिक फार्मूला बनाया। उस केटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना सा लगा था जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिला। इसने साउथ के एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला। क्या आप सोच सकते हैं वह मैजिकल फार्मूला और शुगर इंडस्ट्री कौन है? पहली बात, वह क्लर्क और कोई नहीं बल्कि ऐसा कैंडलर थे और वह मैजिकल फार्मूला था कोका कोला। लेकिन कोका कोला की सफलता का राज वह कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि ऐसा कैंडलर की इमेजिनेशन और सक्सेसफुल होने की डिजायर थी। हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वे हकीकत बन जाए। जो चीजें आपको सफल होने से रोक रही है वह सिर्फ आपकी अपनी सोच है। अपनी सोच बदलें, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल करें और फिर कमाल देखें। अब आता है स्टेप नंबर 6, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। अपनी डिजायर थॉट्स को पूरा करने के लिए एक ऑर्गेनाइज प्लान बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कोई पक्का प्लान नहीं बना लेते आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सके। अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरा प्लान पर काम करें और अगर यह वाला भी फेल हो जाता है तो हार मत माने, कोई और रास्ता ढूंढें। ऑथर ने एक गुड प्लान बनाने के लिए 7 तरीके दिए हैं। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले डिसाइड करें आप किस तरह का काम करना चाहते हैं और आप किस फील्ड में बेहतर हैं। दूसरा, उन लोगों को अपने साथ जोड़ें जो आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड हो। तीसरा, आपने जिन लोगों के साथ टीम बनाई है उनके एथिक्स और गोल्स को समझें और देखें कि वो कैसे आपको एडवांस कर सकते हैं। चौथा, अपने टैलेंट्स और कैपेबिलिटीज को एनालाइज करें और देखें कि आप कैसे सोसाइटी को बेनिफिट सक्सेसफुली डिलीवर कर सकते हैं। पांचवा, एक कहावत है, गिव एंड यू शैल रिसीव। और आपको भी प्लान बनाते वक्त कॉन्सेंट्रेट करना है कि आप अपने काम से क्या दे सकते हैं। छठा, जब आपका प्लान बन जाए तो एक एक्सपीरियंस राइटर से उसे क्लियरली पेजेस पर लिखवाएं या खुद लिखें। प्लान को डिटेलली लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी में आता है, जब आपका प्लान पूरी तरह से रेडी हो जाए तो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी को दिखाएं, बाकी वे खुद संभाल लेंगे। और हर कंपनी एक डेफिनेट प्लान ऑफ एक्शन को एप्रिशिएट करती है। स्टेप नंबर 7, डिसीजन। ऑथर के सर्वे के अकॉर्डिंग 25,000 से ज्यादा लोगों की असफलता का कारण लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग रहा। देर से डिसीजन लेना आपके पैसे और समय के लिए हानिकारक है। देखते हैं कैसे हेनरी फोर्ड ने अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल की वजह से यह मुकाम पाया। फोर्ड मोटर्स की मॉडल टी एक जमाने में दुनिया की सबसे खराब कार मानी जाती थी। कंपनी के एडवाइजर्स ने कार के डिजाइन को चेंज करने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी पर काम करते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने मॉडल में कुछ चेंजेस जरूर करे, लेकिन उससे पहले मॉडल टी ने उन्हें काफी प्रॉफिट दी। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई करी थी, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए फैसले पर पूरा यकीन था। इसलिए अमीर लोग कोई भी फैसला लेने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसमें धीरे धीरे बदलाव जरूर लाते हैं। कभी हाँ कभी ना करने वाले लोग हमेशा गरीब और फेलियर ही रहते हैं, और समझदार लोग दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते और खुद के आइडिया पर भरोसा रखते हैं। यही आता है हमारा स्टेप नंबर 8, परसिस्टेंस। अपनी इच्छाओं को बर्निंग डिजायर बनाने का एक ही तरीका है, परसिस्टेंस यानी डिटर्मिनेशन। और दोस्तों, आपको बता दें कि फेलियर के बाद क्विट करने का जो कारण होता है वह होता है लैक ऑफ परसिस्टेंस।
आपके फेथ, कॉन्फिडेंस, डिजायर को डिटर्मिनेशन, मोटिवेट करने का काम करता है। ऑथर का कहना है परसिस्टेंस एक स्टेट ऑफ माइंड है, इसलिए कुछ स्टेप्स फॉलो करके हम इसे बिल्डअप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वे कौन से तरीके हैं। नंबर 1, डिफाइनेटनेस ऑफ पर्पस। किसी भी चीज को शुरू करने से पहले आप क्या और क्यों चाहते हैं वह इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, डिजायर। जब तक आप अपने गोल को लेकर डिजायर्ड नहीं होंगे तब तक अब तक के सारे स्टेप्स फेल है। नंबर 3, सेल्फ रिलायंस। मतलब खुद पर भरोसा रखना होगा। जब भी आप जो सोचते हैं वैसा सच होकर रहेगा। हम ऑटो सजेशन के थ्रू सेल्फ रिलायंस को डेवलप कर सकते हैं। नंबर 4, डिफाइनाइटनेस ऑफ प्लान। आपके पर्पस के साथ आपके प्लान्स का भी डिफाइनाइट होना बहुत ज़रूरी है और वह रूल्स फॉलो करें जो ऑर्गेनाइज प्लानिंग में डिस्कस करे थे। नंबर 6, एक्यूरेट नॉलेज। आपको अपना प्लान इस तरह से बनाना चाहिए जो गैसिंग से ज़्यादा नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हो। नंबर 6, कोऑपरेशन। अपनी टीम के साथ सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग और हार्मोनियस कोऑपरेशन बनाना सीखें। यह आपकी परसिस्टेंस को बढ़ाता है। और लास्ट में आता है नंबर 7, हैबिट। जब भी आप किसी चीज़ को अपनी हैबिट बना लेते हैं आपका परसिस्टेंस उस काम को लेकर बढ़ने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच के 8 स्टेप्स टू रिचेज और बाकी 5 स्टेप्स हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे और होप करता हूँ कि आप इन स्टेप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू।